हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। तो ये बोल रहा राइट एंड एक्सप्लेन डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर्स। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है, ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसका। द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज अ क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस्ड बाय डिजक्स्ट्रा। इट्स इलस्ट्रेट द चैलेंजेस ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग अमॉन्ग मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है, तो ये डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होता है, ये एक आपका सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको डिजक्स्ट्रा ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता है कि आप कैसे रिसोर्स शेयर करते हो, बहुत सारे मतलब मल्टीपल अगर प्रोसेस है तो उसके बीच में रिसोर्स शेयरिंग कैसे होता है, उसके पीछे जो चैलेंजेस होते हैं ना, उसी को बोलते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, तो देखिए 5 फिलोसोफर सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये डाइनिंग प्रॉब्लम में एक्चुअली कि मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 5 फिलोसोफर है, वो एक सर्कुलर टेबल के बीच में मतलब सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, ईच फिलोसोफर अल्टरनेट्स बिटवीन टू स्टेट्स, थिंकिंग एंड ईटिंग। ठीक है, तो जितने भी फिलोसोफर है ना वो इस स्टेट में बैठे हैं कि लाइक एक थिंकिंग कर रहा है, एक ईटिंग, थिंकिंग ईटिंग, थिंकिंग ईटिंग, थिंकिंग, इस तरह से बैठे हुए हैं सब लोग। समझे। उसके बाद देखिए इन द सेंटर देयर आर 5 फॉक्स यानी चॉपस्टिक, वन बिटवीन ईच फिलोसोफर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सेंटर में दो फिलोसोफर के बीच में चॉपस्टिक रखा हुआ है ना, जिसके मतलब हर फिलोसोफर के बीच में एक चॉपस्टिक रखा हुआ है, सिंपल। उसके बाद देखिए टू ईट अ फिलोसोफर नीड 2 फॉक्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, आप देखिए फिलोसोफर खाने के लिए बैठे हैं ना, डाइनिंग पे बैठे हुए, तो अगर उनको खाना है तो उनको ना 2 फॉक्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 चम्मच की जरूरत पड़ेगी, एक लेफ्ट साइड वाली और एक राइट साइड वाली। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये आपका एक समझिए उन लोगों ने सिचुएशन क्रिएट किया। ठीक है, तो आप देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली कि हाउ टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल दैट अलाउ फिलोसोफर टू ईट विदाउट कॉजिंग डेडलॉक या और फिर स्टारवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप मान लीजिए कि फिलोसोफर को खाना है, तो अगर मान लीजिए सब फिलोसोफर ने सोचा कि मैं अपना लेफ्ट और राइट वाला उठा लेता हूं, अगर मान लीजिए एक फिलोसोफर ने अपना लेफ्ट और राइट चम्मच उठा लिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि मान लीजिए किसी आखिरी वाले को क्या होगा, उसके पास चम्मच नहीं बचेगा। ठीक है, और वो वेट करते रह जाएगा। या फिर ऐसा मान लीजिए कि हर बंदे ने क्या किया, अपना राइट वाला चम्मच उठा लिया। ठीक है, तब क्या होगा कि भाई बाकी जो है वो भी अपना राइट वाला उठा लेगा, सब लोग अपना राइट वाला उठा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई खा नहीं पाएगा, क्योंकि खाने के लिए क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों वाला चाहिए ना। तो अब देखिए राइट वाला तो खा नहीं पाएगा क्योंकि सबने अपना राइट वाला उठा लिया है, तो किसी को मिलेगा नहीं, है ना, एक चम्मच सबका बाकी रह जाएगा। तो ये क्या होता है, डेडलॉक कंडीशन हो जाता है कि सब वेट करते ही रह जाएंगे। या फिर स्टारवेशन यानी कि एक फिलोसोफर को कभी चांस ही नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो ये क्या है, प्रॉब्लम है इसके अंदर, है ना। तो आप देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर्स। ठीक है, तो सेमाफोर में क्या होगा, वी यूज 1 सेमाफोर फॉर ईच फॉक। ठीक है, तो हम लोग ना सेमाफोर क्या होता है, लाइक इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सेमाफोर ना दो चीज में होता है, एक वेटिंग होता है और एक शायद क्या तो बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए मैं सर्च करता हूं। ठीक है, तो देखिए सेमाफोर क्या होता है, ये एक मतलब प्रोग्रामिंग का होता है जिसमें आपको ना शेयर्ड रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस के बीच में कैसे आप उसको मैनेज करोगे उसके लिए होता है। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन होते हैं, एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल। समझे, आप इसको रीड कर लीजिएगा पूरा, पर इसमें 2 पार्ट होता है, वेट और सिग्नल। मैं यही चीज भूल रहा था तो इसके लिए मैंने सर्च कर लिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग ना सब जितने भी फॉक है ना, मतलब जितने भी चम्मच है, सबके लिए ना एक सेमाफोर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और सेमाफोर में आपको पता है कि एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल। ठीक है, तो उसके बाद क्या करूंगा, ईच फिलोसोफर ट्राइज टू पिक अप देयर लेफ्ट फॉक एंड देन द राइट फॉक। और उसके बाद हम लोग कंडीशन क्या करेंगे कि जितने भी फिलोसोफर है ना वो सबसे पहले अपना लेफ्ट फॉक को उठाएंगे और उसके बाद वो अपना राइट फॉक को उठाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे ना कि कोई ऐसा डेडलॉक कंडीशन ना बने, क्योंकि कोई ऐसा कंडीशन ना हो जाए कि एक चम्मच हाथ में रखा हुआ है और दूसरा उसका वेट कर रहा है और वो इसका वेट कर रहा है और दोनों वेट ही करते रह जा रहे हैं। तो वो सब कंडीशन ना बने, उसी को हम लोग अभी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आफ्टर ईटिंग दे रिलीज बोथ फॉक्स। उसके बाद जब फिलोसोफर खाना खा लेगा, मतलब वो खा लिया, तो वो दोनों चम्मच को रख देगा। समझे। तो अब देखिए इसका सूडो कोड कैसा बनेगा, तो हम लोग सेमाफोर क्रिएट करेंगे। तो सेमाफोर क्रिएट करने के लिए सेमाफोर ये दिए और ये मेरे सेमाफोर का नाम है, लाइक फॉर्क। ठीक है, क्योंकि हम लोग चम्मच बना रहे हैं और इसका साइज 5 है और इसमें हम लोग सबका वैल्यू 1 दे देंगे, यानी कि एक तरह से क्या हुआ, बाइनरी सेमाफोर बना दिया हम लोग फॉक के लिए। ठीक है, हर चम्मच के लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिलोसोफर जो है, अब ये सूडो कोड है, ये नहीं बोलिएगा कि भाई ये
कौन सा किस में रन करेगा, सी है, सी प्लस प्लस है, ये नहीं है, समझे। ये बस बताने के लिए कि कैसे एक एल्गो काम कर रहा है, ठीक है, सूडो कोड है। तो आप देखिए हर फिलोसोफर के लिए, फिलोसोफर ऑफ आई, यानी कि आई जो है वो स्टार्ट होगा 1 से, मतलब जितने भी फिलोसोफर है वहां से स्टार्ट होगा, और जब तक वो ट्रू है, मतलब जब तक ये फिलोसोफर वाली कंडीशन ट्रू है, क्या करो तो थिंक करो। तो थिंक मतलब क्या हुआ कि फिलोसोफर इज थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था ना कि फिलोसोफर का 2 स्टेट है, थिंकिंग और ईटिंग वाला, है ना। तो फिलोसोफर क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है कि फिलोसोफर थिंकिंग। उसके बाद आएगा वेट। वेट मतलब क्या, देखिए जब सेमाफोर की बात करते हैं तो वेट मीन्स उठाना, वेट मीन्स अपना क्या करना, मतलब कि काम स्टार्ट कर देना, समझे। जो भी काम आप कर रहे हो तो वेट मीन्स काम स्टार्ट करना। तो ये हो गया वेट। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तो फॉर्क ऑफ आई, यानी कि पिक लेफ्ट फॉर्क। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इस फिलोसोफर को, जो फिलोसोफर थिंकिंग कर रहा है ना, अब भाई तू काम शुरू कर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थिंकिंग और फिर ईटिंग वाली है। तो भाई वेटिंग, तुम्हारा थिंकिंग खत्म हो गया, अब तुम ईट करना शुरू कर। तो उसको क्या कर रहे, फॉर्क ऑफ आई उठाने बोल रहे। फॉर्क ऑफ आई मतलब पहला वाला 1 को उठाने बोल दे रहे। उसके बाद क्या कर रहे, तुम दूसरा वाला भी चम्मच उठा, है ना। तो वेट फॉर्क आई प्लस 1 मॉड्यूल 5। तो फॉर्क आई प्लस 1, मान लीजिए अभी फॉर्क हम लोगों का आई मीन्स 0 है, ठीक है। तो 0 + 1 मॉड्यूल 5, तो 1 मॉड्यूल 5 क्या होता है 1। तो आप क्या करो, फॉर्क 0, है ना, और फॉर्क 1 वाला चम्मच उठा लो। तो आप क्या किए, जो फिलोसोफर है उसने 0 वाला चम्मच और फर्स्ट वाला चम्मच उठा लिया, यानी कि वो अपने लेफ्ट वाला और राइट वाला चम्मच उसने उठा लिया, ठीक है। और अब दोनों चम्मच उसके हाथ में आ गया, तो अब वो खा सकता है। तो क्या करो, ईट वाला एक फंक्शन चला दो। तो अब फिलोसोफर क्या है, खाना खा रहा है, समझे। उसके बाद जब उसका खाना खत्म हो गया तो क्या करो, चम्मच को रख भी दो। तो ये सिग्नल, मतलब कोई सामान अगर मान लीजिए आपने काम कर लिया, आप काम खत्म कर रहे हो, तो वहां पे आप सिग्नल का यूज करते हो। तो सिग्नल करो और फॉर्क ऑफ आई को नीचे रख दो, यानी कि जो तुमने 0 वाला उठाया था ना, उसको चम्मच को नीचे रख दो। उसके बाद वो जो तुमने 1 वाला उठाया था उस चम्मच को भी नीचे रख दो। तो राइट फॉर्क को भी इसने नीचे रख दिया। तो अब जब इस ढंग से होगा ना, तो सारे फिलोसोफर को बारी बारी से समय मिलेगा और वो लेफ्ट और राइट चम्मच उठाएंगे और खाते जाएंगे, समझे। तो इससे जो वो डेडलॉक कंडीशन बना था कि सबने अपना राइट वाला उठा लिया है, तो अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो राइट वाला छोड़े तब मैं उठाऊं और खाऊं, तो वो चीज खत्म हो गया, समझे, क्योंकि सबको अपना बराबर का समय मिला, सबने अपना आया, खाया और गया, समझे। तो इस ढंग से ये होता है आपका फिलोसोफर प्रॉब्लम, समझे। तो यही था क्वेश्चन नंबर सी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन लेयर्ड आर्किटेक्चर इन iOS, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है, लाइक MCS ये जून 25 का देख रहे हैं ना, शायद दिसंबर 24 या जून 24 में से किसी में एक में आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए iOS uses a layered architecture to organize its system frameworks. It consists of 4 main layer, each providing specific service, ठीक है। तो iOS आपको पता है ना, वो आईफोन वगैरह, तो इसमें लेयर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है जिससे कि वो लोग अपना फ्रेमवर्क को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो इसके 4 लेयर होता है। पहला है कोको ए टच, फिर है मीडिया लेयर, फिर है कोर सर्विस लेयर, और फिर है कोर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, मतलब कोर ओएस लेयर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है कोको ए टच लेयर, यानी कि इसको बोलते हैं टॉप लेयर भी। तो इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग iOS एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इस लेयर के अंदर आपको फ्रेमवर्क दिया जाता है iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। मतलब iOS के अंदर जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो इसी लेयर के अंदर मिलता है, समझे, टॉप लेयर के अंदर। फिर आता है कंटेन्स UI एंड इवेंट हैंडलिंग फ्रेमवर्क्स। इसके अंदर आपका UI रहता है और जितने भी इवेंट हैंडलिंग फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं कि फ्रेमवर्क्स को कैसे हैंडल करोगे, वो सारे आपके इसी लेयर के अंदर होते हैं iOS के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर UI किट, मैप किट, पुश नोटिफिकेशन, ये जो जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह जो आपको मिलता है स्क्रीन पे, टॉप स्क्रीन पे, वो सब आपको इसी लेयर से आता है, समझे। तो ये हो गया पहला लेयर। फिर आता है मीडिया लेयर, और आपका ये जो डायग्राम होगा वो ऐसे ही बनेगा नॉर्मल, समझे। फिर आएगा मीडिया लेयर, तो ये करता है सपोर्ट्स ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ठीक है। तो iOS में जो आपको वीडियो, ऑडियो सब जो देखते हो वो आपको ये मीडिया लेयर मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर 2D एंड 3D ड्राइंग। तो उसके बाद ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहां पे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, 2D ड्राइंग, 3D ड्राइंग जो iOS के अंदर होता है, ये सब मीडिया लेयर के अंदर होता है, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल के तौर पर कोर ग्राफिक्स, कोर एनिमेशन, AV फाउंडेशन, ओपन GLES, ये जो जितने भी कोर ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह होते हैं सारे आपके मीडिया लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर आता है कोर सर्विस लेयर। तो ये क्या होता है, प्रोवाइड्स फंडामेंटल सर्विस रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन। तो ये कोर सर्विस, नाम से पता चला, कोर सर्विस जो होते हैं ना, सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। तो ये जो फंडामेंटल सर्विसेज होते हैं जो रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन के लिए जरूरी होता है, जितने भी उसके फंक्शन सर्विसेज होते हैं वो सारे आपके कोर सर्विस लेयर के अंदर मिलते हैं,
ठीक है। इंक्लूड्स फ्रेमवर्क फॉर डेटा नेटवर्किंग एंड डिवाइस फीचर्स, इसमें आपका फ्रेमवर्क का जो डेटा होता है, नेटवर्किंग के लिए जो जरूरत होती है, डिवाइस फीचर्स जो होती है, वो सब आपका इसी सर्विस के अंदर रहता है, ठीक है। फिर आता है एग्जांपल के तौर पे कोर फाउंडेशन हो गया, कोर लोकेशन हो गया, एसक्यूलाइट, आई क्लाउड, नेटवर्किंग, ये सब जो होते हैं ये कोर सर्विस लेयर के एग्जांपल है, समझे। आई क्लाउड वगैरह जो है वो सब कोर सर्विस का ही एग्जांपल है। फिर आता है कोर ओएस लेयर, यानी कि बॉटम लेयर भी बोलते हैं इसको। तो द लोएस्ट लेयर डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर है, कोर ऑपरेटिंग, ये आपका डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करता है, मतलब हार्डवेयर जितने भी आपके आईओएस में यूज हो रहा है उसके साथ जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है वो होता है यही लेयर, समझे। प्रोवाइड्स लो लेवल फीचर्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये आपका लो लेवल फीचर जो होता है, जैसे मेमोरी को मैनेजमेंट करना हुआ, फाइल सिस्टम हुआ, और जो सिक्योरिटी वगैरह होता है, ये सारे आपके इसी बॉटम लेयर में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कर्नल हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया, ये सब आपके इसी ओएस लेयर का एग्जांपल है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं ना, सिक्योरिटी वगैरह, कर्नल वगैरह, वो सब इसी लेयर का हिस्सा है। तो ये हो गया आपका पूरा आईओएस का लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में डेफिनेशन, ठीक है। तो ये छोटा सा था ही, आशा करता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।